आज के लेक्चर में हम सीजर क्या होता है, उसका फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या होता है, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखो सीजर क्या होता है। सीजर में एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय क्या होता है, हम गाड़ी का अचानक ब्रेक फेल हो जाता है। तो क्या होता है, ब्रेक फेल होने की वजह से क्या होता है, ड्राइवर जो होता है उसके कंट्रोल में गाड़ी नहीं होती है। वैसे सीजर में क्या होता है, हमारा ब्रेन में क्या होता है, जो ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन चलाता है, हमारा ब्रेन चलाता है। तो ब्रेन में क्या होता है, जब मतलब क्या होता है, जो ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम जो चलता है वो क्या होता है, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है। तो क्या होता है, उसमें जो हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, अब नॉर्मल हो जाती है। तो हमारे क्या होता है, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं आती है। तो उसको हम क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सीजर। सीजर में क्या होता है, हमारा बॉडी में क्या होता है, मतलब जर्किंग मूवमेंट हो जाता है। जर्किंग मूवमेंट का मतलब होता है कि जैसे मतलब ऐसे बहुत टाइप के सीजर है। जैसे टोनिक सीजर में क्या होता है, टोनिक सीजर में हमारे बॉडी में बॉडी स्टिफ हो जाता है, टाइट हो जाता है, ऐसे टाइट हो जाता है। जैसे क्रोनिक सीजर में क्या होता है, जर्किंग मूवमेंट होता है। जर्किंग मूवमेंट का मतलब होता है कि ऐसे झटका लगना, ऐसे झटका लगना ऐसे हमारे बॉडी में हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सीजर। तो एपिलेप्सी किसको बोलते हैं, एपिलेप्सी इसको बोलते हैं, मतलब सीजर के 2 एपिसोड होते हैं। अगर किसी आदमी को 2 बार सीजर आ जाता है या 2 से ज्यादा बार, मोर देन 2, तो उसको बोलते हैं एपिलेप्सी। तो अगर सीजर किसी को मतलब कभी कभार किसी को लाइफ में अगर एक बार सीजर हो जाता है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होता है, कभी कभार हमारा जो ब्रेन जो डिस्टर्बेंस होने की वजह से हमें सीजर आ जाता है। एपिलेप्सी में क्या होता है, अगर पेशेंट को 2 बार सीजर आ जाता है तो हम बोलते हैं एपिलेप्सी। तो उसमें क्या होता है, ब्रेन में क्या हो सकता है, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो एपिलेप्सी इसको बोलते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, स्टेटस एपिलेप्टिकस का मतलब होता है कि जो सीजर आता है वो कंटिन्यू 5 मिनट तक आता है। तो 5 मिनट से ज्यादा भी आ जाता है तो उसको बोलेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो इसमें भी और क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिकरेंट सीजर आ जाते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्या होता है, जैसे किसी को सीजर आ गया, वो उससे रिकवर नहीं होता तब तक दूसरा सीजर आना शुरू हो जाता है। ऐसे कंटिन्यू सीजर आते रहते हैं। तो उसमें क्या वो बोलते हैं, हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। वो क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है। उसमें हमको पेशेंट उसमें डेथ भी हो सकता है। तो होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो हम कॉजेज क्या हो सकते हैं, कॉजेज जेनेटिक्स होता है। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि पेरेंट्स से, मदर फादर से बच्चों को हो जाता है तो उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। हेड ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है। स्ट्रोक में क्या होता है, हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जा पाता। इन्फेक्शन में क्या होता है, ब्रेन इन्फ्लामेशन, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है। और भी कॉजेज हो सकते हैं, हाई फीवर की वजह से भी हो सकता है, या किसी का ब्लड शुगर लेवल कम होने, हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से भी हो सकता है। तो ये कॉजेस है। तो हमें फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या करना है, तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे डू नॉट ट्राई टू रिस्ट्रेन द पर्सन। मतलब जब किसी पेशेंट को अगर सीजर आता है उस टाइम पेशेंट को दबाना नहीं है, मतलब सीजर रोकना नहीं है, सीजर आने दो। तो सीजर आते समय हम क्या करना है कि पेशेंट को अगर हमारे पास पिल्लो है या सॉफ्ट कोई चीज है, टॉयल वगैरह है, तो पेशेंट के सर के नीचे रखना है। अगर किसी पेशेंट के बगल में अगर हार्ड चीजें होती है, जैसे लोहे का आइटम कुछ होता है, पत्थर भीतर कुछ भी लोहे का आइटम होता है या हार्ड चीजें होती है, तो उसको साइड करना है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को इंजुरी ना हो सके। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को पहले तो रिस्ट्रेन नहीं करना है, उसके बाद आप थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हो हाथ को, पैर को, क्योंकि उसको अगर रिस्ट्रेन नहीं करना, क्योंकि अगर आप मतलब सीजर को दबाओगे तो पेशेंट को क्या हो सकता है, ब्रेन इंजुरी या टिश्यू इंजुरी हो सकती है। इसलिए पेशेंट को दबाना नहीं है, थोड़ा सा सपोर्ट देना है, हल्का सा पेशेंट को हाथ पैर को सपोर्ट देना है। उसके बाद पे अटेंशन हाउ लॉन्ग सीजर, हमें देखना है कि पेशेंट को सीजर कितना टाइम तक आ सकता है, ऑब्जर्व करना है। अगर आपके सामने अगर कोई सीजर हो रहा है तो हमें ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट को कितना टाइम तक सीजर आता है। तो हमें पता चलेगा कि कितना मतलब सीरियस है सीजर, तो हमें पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, टाइम नोटेट करना है। उसके बाद इफ द पर्सन इज नॉट फुली कॉन्शियस और अलर्ट दे शुड बी प्लेस्ड इन द रिकवरी पोजिशन। ठीक है, अगर पेशेंट फुली कॉन्शियस नहीं है, मतलब सेमी कॉन्शियस है, उसको कुछ इतना पता नहीं चल रहा है, तो हम उसके क्या करेंगे, लेफ्ट लैटरल रिकवरी पोजीशन में टर्न करेंगे। रिकवरी पोजीशन क्या होता है, वन साइड पेशेंट को टर्न करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका एयरवे होता है, वो एयरवे क्लीन रहता है, एयरवे ओपन रहता है, तो एस्पिरेशन होने का चांसेस नहीं होता। तो क्या करेंगे, पेशेंट को हम वन साइड टर्न करके रखेंगे। ओके, इफ द पर्सन इज फुली कॉन्शियस आफ्टर सीजर देन गिव सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट मतलब सीजर के बाद अगर फुली कॉन्शियस है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि अगर पेशेंट को कहीं इंजुरी हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। पेशेंट को बताना है तुम्हें सीजर आया था, ऐसे हुआ था, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, और क्या करना है, डॉक्टर को दिखाना है।
तो ये हो गया सीजर। उसके बाद करेंगे डू नॉट गिव एनीथिंग टू ईट एंड ड्रिंक। जब पेशेंट को क्या करना है, जब सीजर के बाद पेशेंट को तुरंत खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि उसमें अगर पेशेंट सेमी कॉन्शियस में है तो क्या हो सकता है पेशेंट को इतना मतलब सेमी कॉन्शियस में है, मतलब इतना उसको मतलब फुली कॉन्शियस नहीं है, तो उसमें क्या कहता है हम जब पानी या खाना खिलाते हैं तो पेशेंट को क्या करे वो लंग में चला जा सकता है, एस्पिरेट हो सकता है। तो पेशेंट को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना है जब तक वो फुली कॉन्शियस हो सकता है तब तक। उसके बाद इफ द पर्सन अनकॉन्शियस चेक एबीसी। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम क्या करेंगे, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन चेक करेंगे। देखो हम बीएलएस होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट या एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में हम क्या करते हैं, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग सीएबी चेक करते हैं। इसमें हम क्या करें, एबीसी करते हैं, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है सीजर में पेशेंट को मुंह में क्या होता है ज्यादा मतलब सिक्रीशन आने के चांसेस होता है, हमारा मतलब सिक्रीशन भी आता है और पेट में जो भी जूसेस वगैरह होता है गैस्ट्रिक जूस वगैरह मुंह में आने की संभावना होती है। तो इसलिए पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट को पहले एयरवे चेक करते हैं। तो एयरवे हम क्या कैसे करेंगे, एयरवे क्या करेंगे वन साइड टर्न करेंगे पेशेंट को और इसमें जो भी सिक्रेशन हो निकालेंगे। उसके बाद ब्रीदिंग चेक करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे। अगर पेशेंट का सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को सीपीआर देना है पेशेंट को। उसके बाद मॉनिटर वाइटल साइन, पेशेंट का वाइटल चेक करना है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी चेक करना है, एसपीओ2 चेक करना है। अगर पेशेंट का एसपीओ2 कम है पेशेंट को क्या करना है, ऑक्सीजन देना है। उसके बाद ईसीजी मॉनिटरिंग करना है। ईसीजी मॉनिटरिंग में क्या होता है, हमें पेशेंट का जो हार्ट का रिदम पता चल जाता है कि उसमें ईसीजी मॉनिटरिंग में। उसके बाद चेक ब्लड शुगर लेवल, हमें पेशेंट का ब्लड शुगर चेक करना है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल कम होने की वजह से पेशेंट को सीजर आ सकता है। अगर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 60 से नीचे है, 60 से नीचे तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को डी डेक्सट्रोज 50% हम क्या करेंगे, आईवी इंजेक्शन दे देंगे। डेक्सट्रोज 50% क्या होता है, 25 ml का एम्पुल होता है, वो पेशेंट को सीधा हम क्या करेंगे, आईवी दे देंगे। उसके बाद इनिशियल थेरापी, अगर पेशेंट का जो सीजर है और रुक नहीं जाता, कंटिन्यू सीजर आ रहा है, तो हम क्या करना है, फर्स्ट हमें हमारे पास 3 ड्रग है, उसमें से एक चूज करना है। जैसे कि इनिशियल थेरापी में क्या करेंगे, बेंजोडाइजेपाम। बेंजोडाइजेपाम क्या होता है, एक मतलब एंटी इपिलिप्टिक ड्रग में क्लास है, उसमें बेंजोडाइजेपाम आता है। बेंजोडाइजेपाम में बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, ड्रग्स आते हैं। तो उसमें बेंजोडाइजेपाम क्या करता है, हमारे मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, हमारे मतलब नर्वस सिस्टम क्या कहता है, डिप्रेशन करता है उसको, मतलब इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो होता है उसको थोड़ा कम करता है, कम कर देता है। वो पेशेंट को कहते हैं मसल जो होता है वो रिलैक्स कर देता है। तो बेंजोडाइजेपाम में क्या क्या है, इंजेक्शन लोराजेपाम है, डाइजेपाम है और मिडाजोलम है। तो इसमें तीनों में से हम एक चूज करते हैं। जैसे हम मेनली ज्यादातर हम क्या चूज करते हैं, इंजेक्शन लोराजेपाम इंजेक्शन चूज करते हैं। तो लोराजेपाम क्या आता है, 1 ml इक्वल टू 2 mg आता है। एक एम्पुल में 2 ml होता है तो 4 mg हो गया। तो हम 4 mg पेशेंट को करते हैं, आईवी स्लो देते हैं। अगर आप उसमें डायरेक्ट आईवी मतलब बिना डाइल्यूट करके भी दे सकते हैं। अगर डाइल्यूट करना है तो भी हम कितना 2 या 3 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके पेशेंट को स्लोली देना है। उसके बाद इंजेक्शन डाइजेपाम है, वो 1 ml इक्वल टू 5 mg आता है। तो हम 10 mg तक हम दे सकते हैं आईवी आईएम। तो उसमें आईवी बिल्कुल स्लोली देना है। उसके बाद इंजेक्शन मिडाजोलम भी देते हैं। इंजेक्शन मिडाजोलम जो होता है 1 ml इक्वल टू 1 mg आता है। तो 2 mg तक हम पेशेंट को आईएम देते हैं। तो जो इसमें तीनों में से एक चूज करना है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लोराजेपाम चूज करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं 4 mg तक हमें देते हैं इंजेक्शन। उसके बाद अगर पेशेंट को इसके बाद भी अगर पेशेंट को सीजर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम सेकंड थेरापी में क्या करेंगे, इंजेक्शन फेनिटोइन को सोडियम डाइलेंटिन भी बोलते हैं। तो इसको क्या होता है, अगर सीजर मतलब कंटिन्यू आ रहा है इसके बाद भी, तब हम इंजेक्शन सोडियम डाइलेंटिन होता है 1 ml इक्वल टू 50 mg होता है। तो इसको हम कैसे देते हैं, 20 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं। अगर पेशेंट एग्जाम्पल 70 kg का पेशेंट है तो इसको हम 20 करके 1400 mg तक देना है। तो ये जो होता है उसको डाइल्यूट करके देते हैं सोडियम डाइलेंटिन को। तो डॉक्टर साहब खुद डिसाइड करेंगे कि कितने ml में डाइल्यूट करना है, कितने मिनट पर मिनट कितने mg देना है, वो खुद डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे और ये चीजें करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।